वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बजट लाइन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू बजट लाइन एंड आईसी कर्व। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था या पढ़ा था आईसी एनालिसिस के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं अगला कॉन्सेप्ट बजट लाइन या बजट सेट के बारे में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। बजट सेट किसको कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, बजट सेट रेफर्स टू एन अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइजेस ऑफ गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजों को ध्यान में देना है। वो क्या हैं दो चीजें? वो हैं कि आपके पास में दो गुड्स होने चाहिए, जैसे कि हमारे पास दो गुड्स हमेशा रहते हैं, एक्स और वाई। दूसरा, गिवन प्राइजेस ऑफ द कॉमोडिटी, मतलब इसका कुछ ना कुछ हमारे पास में प्राइस होना चाहिए। और थर्ड थिंग, इसकी इनकम, किसकी? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये तो रहेगी, इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन इस तरफ जाने से पहले मैं एक छोटा सा आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ कि हम कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं। सपोज आपकी मदर ने आपको 100 रुपीज दिए, सो यू हैव सम मनी, सो दैट इज योर इनकम, कि आपके पास में पैसा है। और आपको दो गुड्स लाने के लिए दिए कि भैया जाओ चीनी और पत्ती ले आओ, ठीक है, चाय की पत्ती और चीनी। तो आप क्या करोगे? 100 रुपए हैं, लेकिन आपकी मदर ने आपको ये तो नहीं बताया कि कितना अमाउंट लेकर आना है या कितने रुपए की लेकर आनी है। तो आप क्या करोगे? अपने बजट को, मतलब जो 100 रुपीज आपकी इनकम है, उसको आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। भैया 50 रुपए की चीनी दे दो, 50 रुपए की पत्ती दे दो। तो आपने क्या किया? दोनों को इक्वल प्राइस पे खरीद लिया। लेकिन फिर आपको लगा यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी ने बोला है कि 1 किलो चीनी और 1 किलो पत्ती लेकर आते हैं। अब चीनी 40 की, वो हुई 60 की। तो आपने क्या किया? या तो क्वांटिटी पे गए, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी पे, या फिर इक्वल रेशियो पे चले गए। तो आपको दो गुड्स को परचेज करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? अपना बजट, और उस बजट के अंदर ही आपको सारी चीजों को खरीदना है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपके पास एक गिवन इनकम है, आपकी इनकम गिवन है, प्राइस ऑफ द गुड गिवन है, और आपको दो गुड्स खरीदने हैं, एक्स और वाई एट देयर गिवन प्राइजेस। अब इसका जो हम लोग बजट सेट कर रहे हैं, बजट लाइन बना रहे हैं, जैसे अभी हमने बोला कि 100 रुपए में दो गुड्स लेकर आने हैं, या तो आप 50-50 के लोगे, या आप क्वांटिटी देखोगे 60 रुपए, 40 रुपए का, 70 रुपए, 30 रुपए का, मतलब कोई भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाओगे। तो उसमें क्या होना चाहिए? ये हो गया हमारा P1 इंटू X1, मतलब प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, और ये X1 मतलब उसकी यूनिट ऑफ क्वांटिटी, यूनिट ऑफ कॉमोडिटी। ये हो गया प्राइस ऑफ 2, मतलब वाई का, वाई की कितना प्राइस है और उसका कितना हमारे को उसका कॉमोडिटी परचेज करना है। और ये हो गई हमारी इनकम। वाई को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर इनकम से, ठीक है। लेकिन ये वाला वाई और ये वाई अलग है। ये वाई हमारा कॉमोडिटी है और ये वाई हमारी इनकम है, ठीक है। दोबारा से समझते हैं इसी चीज को कि लेट सपोज कि एक कंज्यूमर है मिस्टर एक्स हैं, उनके पास में 60 रुपए है, ठीक है। तो 60 रुपए हो गई उनकी इनकम, 60 रुपीज, क्लियर। अब इसको दो गुड्स खरीदने हैं, एक्स और वाई। तो प्राइस ऑफ एक्स है आपका 2 रुपए, और प्राइस ऑफ वाई है 1 रुपया, ठीक है। अब इस गिवन इनकम में और गिवन प्राइसेस में वो अलग अलग बजट सेट बनाएगा, क्या क्या वो कितनी कॉमोडिटीज को परचेज कर सकता है, ठीक है। तो बजट सेट बनाना है अब यहाँ बेसिकली कि उसके कितनी कॉमोडिटीज आ पाएंगी, क्लियर। अब हम बनाते हैं इनके बजट सेट को। तो देखो यहाँ हो गया हमारा क्या, Px, और ये हो गया हमारा Py। कितना हो गया? 2 रुपए, और ये हो गया Px 2 रुपए और Py हो गया 1 रुपया। अब उसके पास में कितने पैसे हैं? 60 रुपए, क्लियर। तो गिवन इनकम उसकी कितनी है? 60 रुपए। तो कॉम्बिनेशन ए हो सकता है वो एक्स की 0 कॉमोडिटीज खरीदे, क्लियर, और पी वाई के वो 60 के 60 खरीद ले। मतलब ये क्वांटिटी हो गई क्या, 60 क्वांटिटी एट द ₹1। तो कितने पैसे हो गए? 60। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था? P1 X1 प्लस P2 Y2 इक्वल्स टू इनकम।
तो प्राइस ऑफ टू और इनकम वाई की कॉमोडिटी ये इनकम के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर उसने 0 पैसा खर्च किया, लेकिन सारा पैसा किस पे खर्च कर दिया, वाई को खरीदने के लिए। तो 60 रुपए थे, तो 60 के 60 यहाँ पर खर्च हो गए। क्लियर। तो यहाँ पे हम एक और इक्वेशन बना लेते हैं, P1x1 प्लस P2y2, तो 0 इंटू 60, यहाँ पे तो 0 खर्च हो रहा है, लेकिन 1 इंटू 60 हो गया 60, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया हमारा 60। क्लियर। अब हमने बनाया बी कॉम्बिनेशन। अब क्या करेगा, अगर इसको ये वाला कॉमोडिटी भी खरीदना है तो इसको इसकी लेस क्वांटिटी से इसको खरीदनी पड़ेंगी। ठीक है। सपोज इसने 10 क्वांटिटी खरीदी इसकी 2 रुपए के हिसाब से, तो कितना आया 20। अब उसके पास कितने पैसे रह गए 40, तो वो 40 क्वांटिटी खरीदेगा ना, यहाँ 40 इंटू 1 40, अगेन 40 प्लस 20 कितना आ गया यहाँ पर भी उसका 60। क्लियर। सी कॉम्बिनेशन देखते हैं, वो कहता है नहीं जी मेरे को वाई के और कॉमोडिटीज को खरीदना है, तो वो 20 इंटू 2 कितना हो गया 40। अब उसके पास में कितने पैसे रह गए हैं 20 रुपीज, तो यहाँ पे कितना वो लेगा 20 इंटू 1 इक्वल्स टू 20। क्लियर। अब वो कहता है नहीं जी मेरे को इसी को सारा खरीदना है, तो वो हो गया 30 इंटू 2 इक्वल्स टू 60, और यहाँ पर उसके पास में आ गए 0, कुछ भी पैसा नहीं बचा, इंटू 1 उसके पास कुछ पैसा ही नहीं बचा, तो ये हो गया 0। तो 60 प्लस 0 अगेन 60। तो उसने जो भी पैसा खर्च कर रहा है वो किसके अकॉर्डिंगली खर्च कर रहा है, उसकी इनकम के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है। तो ये होता है हमारा बजट सेट बनाना, कि उसने अगर एक कॉमोडिटी को बढ़ाया है तो दूसरे को उसने घटाया भी है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा बनता है बजट लाइन। अब बजट लाइन क्या चीज हो गई, तो हर एक चीज माइक्रो में याद रखना, विदाउट डायग्राम कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे y है और यहाँ पर x है, और ये हो गई हमारी बजट लाइन जो कि हमारी स्ट्रेट आती है। अब ये बजट लाइन क्या दिखाती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जैसे कि हमारा आईसी कर्व में था डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज। इफ वी वांट टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन कॉमोडिटी वी हैव टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अदर कॉमोडिटी। सिमिलर इज द केस इन द बजट लाइन, सेम केस है बजट लाइन में। इफ वी वांट टू इंक्रीज या इफ वी वांट टू परचेज मोर ऑफ एक्स वी हैव टू डिक्रीज द मोर ऑफ y, जितनी x को खरीदेंगे उतना ही हमारे को y को कम करना है। क्लियर। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, बिकॉज अगर हम x की ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटीज खरीद रहे हैं तो y कम हो रहा है, और अगर y की ज्यादा खरीद रहे हैं तो x कम हो रहा है, तो दैट इज वाई ये क्या बनती है हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। क्लियर। ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब आप बताइए, ये तो हो गया हमारा 60 रुपीज के अकॉर्डिंगली, कि जहां पर वो y के 60 कॉमोडिटीज ले रहा था और x की 30 ले रहा था। ठीक है। अगर मैं आपको कहूं या आपकी मम्मी कहें या कोई भी कहे भाई 60 रुपए ले जा और 80 का सामान लिया, तो इज दैट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। भाई मेरे पास 60 रुपए हैं, मैं 80 रुपए कहां से खर्च कर दूंगा, तो ये 80 रुपए क्या हो गए हमारे नॉन अटेनेबल। क्या हो गए ये हमारे नॉन अटेनेबल। अब देखो वापस चलते हैं फर्स्ट पेज पर, जहां पर हमने एक वर्ड लिखा था अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। देखो अब इसका मीनिंग यहां समझ आएगा। ये क्या मीनिंग आया, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। क्या? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अब अटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या हुए? अटेनेबल वही हुए जो कि आपकी दी गई इनकम के अंदर आ जाएं। क्लियर। अब ये हो गया नॉन अटेनेबल, मतलब 60 रुपए लेके जा रहे हो और 80 रुपए का आपको क्या दिया जाएगा, सामान ले आओ, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके बाहर जो भी चीज है, इस लाइन के ऊपर जो भी है वो क्या है, नॉन अटेनेबल। तो फिर सर अटेनेबल क्या है? तो अटेनेबल क्या हुआ, जो हमारे इस लाइन के अंदर आ जाए। ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, ये सारा क्या है आपका अटेनेबल। ठीक है, जो अंदर है अटेनेबल, मतलब ये आप 60 रुपए लेके जा रहे हो, आप कह रहे हो भाई 40 का भी सामान आ सकता है, 50 का भी आ सकता है, 30 का भी आ सकता है, तो वो आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, दैट इज अटेनेबल। एंड विच गोज बियॉन्ड योर इनकम, दैट इज अनअटेनेबल। वो क्या है, अनअटेनेबल। क्लियर। अब नेक्स्ट एक और देखते हैं इसमें एग्जांपल, कि सपोज अब क्या हुआ, इसमें दो केस हैं, केस 1 और केस 2। दो केसेस पे अभी हमने बात करनी है, केस 1 और केस 2। सपोज पहले इनकम जो थी वो थी कितनी, 60 रुपीज। अब आपकी इनकम इंक्रीज होकर कर दी गई 80 रुपीज। कितनी रुपीज, 80 रुपीज। बट प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ
कॉमोडिटी वो हो गए कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब 2 रुपए और 1 रुपया, ये हमेशा कांस्टेंट चला। क्लियर? तो जहां आप x की मैक्सिमम 30 ले रहे थे, 30 इंटू 2 60, अब आपके पास पैसा ज्यादा है, कितने हो गए 80 रुपए, तो आप अब x की कितनी वैल्यूज ले पाओगे, 40 इंटू 2 80, तो क्या हुआ, आप मैक्सिमम परचेज कर पाएंगे। इसी तरीके से y में क्या हुआ, जो 1 रुपया का था तो आप ले रहे थे 60 यूनिट्स, अब हो गई 60। अब y की कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज नहीं हुआ, 1 रुपया ही है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई 80, तो आप कितनी क्वांटिटी ले पाओगे 80। क्लियर? समझ आया यहाँ तक? इसी तरीके से केस 2 में क्या है कि आपके पास पहले 60 रुपीज थे, अब कितने हो गए 80, सॉरी अब हो गए आपके 40 रुपीज। आपका जो बजट था वो कम हो गया, लेकिन प्राइस क्या है, प्राइस वही कांस्टेंट हो गए। ठीक है, एक्स वही है 2 रुपए का, जहां पहले आप 30 ले पा रहे थे, अब आप कितने ले पाओगे 20, क्योंकि आपका जो पैसा है वो कम हो गया है। क्लियर? इसी तरीके से y, जहां पर आप y पहले 60 ले पा रहे थे, अब आप कितने ले पाओगे 1 इंटू 40, बिकॉज आपका पैसा कम हो गया। क्लियर? अब इस दोनों केसेस पे हम अलग अलग तरीके से बजट लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि इन दोनों केसेस में बजट लाइन कैसे ड्रॉ होगी। ठीक है, तो इसमें केस 1 व्हेन इनकम इंक्रीजेस, y जहां पर भी लिख रहा हूं ये इनकम के लिए आएगा, इनकम इंक्रीज एंड प्राइस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बजट लाइन है, ये आगे कितने रुपए की 60 रुपए की, अब कितने हो गए थे आपके 60 रुपए से बढ़कर कितने हो गया था 80 रुपए, लेकिन प्राइस सेम था, तो आपका बजट लाइन आगे की ओर मूव हो जाएगा, ये हो गया 80 रुपीज। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब आते हैं हम केस 2 पर। केस 2 में अगेन इनकम क्या हुई है, कम हुई है, तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो भी आपकी कम हो गई। क्लियर? ये पहले प्राइस लाइन आ रही है कितने की 60 रुपीज की, अब प्राइस लाइन हो गई आपकी 40 रुपीज की। ठीक है जी, तो मतलब कि जब प्राइस बढ़ेंगे तो सॉरी इनकम बढ़ेगी तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और जब इनकम घटेगी तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बजट लाइन का, बहुत सिंपल है, एक नंबर से ज्यादा का ये क्वेश्चन आता भी नहीं है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद आईसी एंड बजट लाइन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। क्लियर? अब जब भी हम इन दोनों को देखेंगे बजट लाइन को, तो बजट लाइन को हम क्या बोलते हैं पी एक्स अपॉन पी वाई, और आईसी कर्व को हम डिनोट कैसे करते हैं एम आर एस एक्स वाई। क्लियर? अब इन दोनों का इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन पी एक्स अपॉन पी वाई, मतलब कि बजट लाइन, इसको हम बजट लाइन लिख रहे हैं, इक्वल्स टू एम आर एस एक्स वाई होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इंडिफरेंस कर्व, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे वहां पे हमारा क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब सर ये क्यों हुआ है पी एक्स अपॉन पी वाई, ये क्या चीज है, तो अगेन एक्स क्या है आप गेन कर रहे हो, और वाई क्या आप लेस कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, और यहाँ पर भी वही है, इधर प्राइस से रिलेटेड है, यहाँ आपकी सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। तो जहां पर आप इन दोनों के जो प्राइस हैं उनको खर्च करके, उनको मतलब वो खरीदने के बाद आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ इसको हम डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस कर लेते हैं कि इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीट्स वेयर IC equals to budget line means MRS XY equals to PX upon PY, या IC is tangent to budget line, वो बजट लाइन के टेंजेंट होना चाहिए, मतलब उसको टच करना चाहिए। ठीक है,
तो ये हमारा ये आ गया आपका बजट लाइन और ये हो गई हमारी आईसी कर्व। तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं ये टेंजेंट पॉइंट हो गया। तो ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हमारा आईसी है और ये वाली जो लाइन है ये हमारी बजट लाइन है। सो एट दिस पॉइंट बजट लाइन इज इक्वल्स टू आईसी एंड देयर वी हैव द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो इसको आप एक बारी नोट कर लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको इजीली समझ आ सके। नेक्स्ट और बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट इसका ये है, इसमें भी दो केस है। What happens when MRS XY is greater than PX upon PY? क्लियर? तो इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं एक बारी। ये हमारा बजट लाइन आ गया। क्लियर? अब MRS XY है। क्लियर? तो ये आपका ये चला गया। अब MRS XY ऊपर है और बजट लाइन नीचे है। MRS मतलब IC या इसको MRS XY बोल दो, ये ऊपर है और ये नीचे है। अब इस केस में क्या करना है, क्योंकि हमने MRS XY मतलब IC के चैप्टर में ये समझा था उस टॉपिक में कि ये जो है स्लोप्स डाउनवर्ड होना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर गिरना चाहिए, जबकि ये तो ऊपर की ओर भाग रहा है। तब हमें क्या करना है, द कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ एक्स कमोडिटी। क्या? मोर ऑफ एक्स कमोडिटी टू अचीव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इस केस में यहां पर उसको कौन सी कमोडिटी लेनी है, एक्स कमोडिटी कंज्यूम करनी है ताकि वो उसको और नीचे लेकर आ सके एंड दैट विल बिकम टेंजेंट टू द बजट लाइन। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन व्हेन MRS XY is less than PX upon PY। तो यहां पर ये इससे नीचे आएगा, ये रहा। क्लियर? तो IC कहाँ है, नीचे की ओर है। अब ये होना कहाँ चाहिए, ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर स्लोप्स डाउनवर्ड होगा, मतलब वो हमेशा ऐसे जाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, द कंज्यूमर, इस केस में द कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ वाई कमोडिटी। कौन सी कमोडिटी? वाई कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम करेगा ताकि वो अपने अचीवमेंट मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लेवल पर पहुंच सके। ठीक है? अब एक लास्ट टॉपिक देखते हैं बिल्कुल। उसमें क्या है कि ये हमारा आईसी बजट लाइन का, ये रहा हमारा बजट लाइन। एक आईसी ऐसे बना है, एक आईसी ये टेंजेंट पॉइंट पर हो गया और एक आईसी ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर आपको इस तरीके से बजट लाइन और आईसी कर्व का एक मैप आए क्वेश्चन में, तो और आपसे पूछा जाए कौन सा आईसी शो कर रहा है, मतलब ये IC 1 पर है, IC 2 पर है या IC 3 पर है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमेशा यहाँ पर है, वेयर बजट लाइन इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x and y और MRS XY और IC is tangent to the budget line. So this is the simplest topic of budget line and consumer equilibrium through indifference curve. So that is all with the chapter 4 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है? ये बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। अब हमारा शुरू होगा थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा पूरा चैप्टर, और हम कोशिश करेंगे कि इसके कुछ क्वेश्चंस भी आगे लेकर आए आपके लिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। सो टिल देन स्टे हेल्दी, रिमेन हेल्दी एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।